तो आज झारखंड राज्य की राजधानी रांची के इस प्रेस हॉल में उपस्थित देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडिया कर्मीगण, हमारे भाईगण, हमारी बहनीगण, आप सबों का अभिनंदन, स्वागत है। और आज के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चूंकि कल से हमारा विधानसभा का सत्र आगाज होने वाला है, हमारे देश का लोकसभा का संसद का सत्र आगाज हो चुका है, तो ये हम लोग संदेश सबसे पहले देना चाहेंगे कि जैसा कि आज क्योंकि ये शायद हमें लगता है कि अंतिम महत्वपूर्ण सत्र होगा, क्योंकि इसके बाद चुनावी रंग में हमारा राज्य रंग जाएगा। तो इस राज्य की जिन उम्मीदों के साथ ये सरकार चुनने का काम की थी, जो उम्मीदें इन्होंने जगाकर हमारे वोटों को लेने का काम किया था, और हम लोगों ने एक बड़ी आशा और उम्मीद के साथ वर्तमान की सरकार को चुनने का काम किया था, क्योंकि उनके पास ये अंतिम अवसर है। अतः आज के आपके माध्यम से, क्योंकि हम लोग बचपन में एक स्कूल की दीवार में एक लाइन पढ़े थे, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, लेकिन मैं आज गर्व से का साथ कहना चाहूंगा कि उसमें मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि मीडिया इज ऑल्सो मिरर ऑफ सोसाइटी। अगर मीडिया अपना काम सही से करे, मीडिया अपना काम निष्पक्ष होकर करे, तो शायद मीडिया भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में जिस प्रकार हम लोग पढ़ते आए थे लिटरेचर के बारे में कि लिटरेचर मिरर होता है, मीडिया भी मिरर का कार्य करती है। तो आज मीडिया के माध्यम से, मीडिया को माध्यम बनाते हुए राज्य की सरकार को विधानसभा सत्र के ठीक पहले मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि कृपया करके आप जिन मुद्दों के साथ आए थे, सबसे पहले उन मुद्दों पे आप ध्यान दें। आपके जो मुद्दे थे, जो कि अभी देख सकते हैं कि आप कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया में एक मैंने तस्वीर लगातार वायरल हो रही है, जिसमें आपके जेपीएससी के विभाग नगर निगम का जो वैकेंसी है, जिसमें मैक्सिमम जो है बाहर के राज्यों को लिया गया। वो चिट्ठी देखें आदरणीय मोदी जी, आप मेरा कहना यही है कि आखिर ये राज्य बना क्यों है। आज अगर हम विगत 2 वर्षों की बात करें तो सहिया लोग धरने पर बैठे हैं, पारा शिक्षक धरने पर बैठ के लाठियां खा रहे हैं, सहायक पुलिसकर्मी धरने पर बैठे हैं, रैयत माइंस के एरिया में कोलियरी में धरने पर बैठे हैं। तो इस राज्य के जो नीति नियम बने, आखिर वो किनके लिए बने हैं? जब ये नीति नियम हमें लाभ ही नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले नीति नियम की बात होनी चाहिए। और इस राज्य की जनता को भी आह्वान देना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा के चुनाव में जो इनके नीति नियम की बात ना करे, ऐसे लोगों को चुनने की आवश्यकता ना करे। आज देखिए ये सोशल मीडिया काफी वायरल हो रहा है, हालांकि जो 60-40 कहते हैं, हमें लगता है 60-40 को फॉलो किया गया है। और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि आप ओपन रखना होगा कि कुछ लोग आप पूरे देश से आमंत्रित होंगे। लेकिन मेरा कहना है कि जो सरकार है उन्हें एक वैकल्पिक मार्ग तैयार करना होगा कि ओपन कैटेगरी में भी से मैक्सिमम झारखंड के लोग आए। आपको ये मापदंड तय करने होंगे और इस पर कहीं रोक नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पहले हमारे कुछ साथी अरुणाचल प्रदेश में एक बैंक का फॉर्म भरे थे, लेकिन उस बैंक में ये शर्त थी कि आपको उसका डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए ऑफलाइन जाना होगा अरुणाचल प्रदेश। ना आप अरुणाचल प्रदेश जा सकते हैं, ना उस बैंक की फॉर्म को भर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारी सरकार जो भी चुनकर आती है, उनको इस बात को एक तय करना होगा कि आप किस प्रकार से एक रास्ता तैयार करते हैं कि यहाँ के नौजवानों को बेहतर अवसर मिले। हम आज 2 चिट्ठी लेकर आए हैं, क्योंकि आज इस राज्य को जानना होगा इन 2 चिट्ठियों का अर्थ को। एक चिट्ठी है, इस चिट्ठी को भी हम पढ़ते हैं। ये चिट्ठी आपका नगर विकास एवं आवास विभाग, जो कि आपका जेपीएससी है, नाम है अन्वेषा अदिति, वसुधा शर्मा, पल्लवी तिवारी, और ये झारखंड की हैं, राहुल गांगुली। ये कोई हरियाणा के हैं, कोई राजस्थान के हैं, कोई गुजरात के हैं, कोई महाराष्ट्र के। और एक चिट्ठी हम लेके आए क्योंकि इस चिट्ठी को राज्य को देखना होगा। और एक चिट्ठी है, चिट्ठी में नाम है मूर्ति देवी बिशुनगढ़ मुंबई। इस चिट्ठी में अगला नाम है कपिल देव महतो, रोहित साव, गोविंद मरांडी, ललित महतो, जीवन लाल साव। ये पिछले 6 महीना के हमारे प्रवासी मजदूरों की डेड बॉडी जो झारखंड आई। एक चिट्ठी हमारी साथ में है। ये चिट्ठी जिनमें 28 लोगों का नाम है, जिनमें 18 लोग हमारी नौकरियों को लूट के लेके जा रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है, बेचने का काम कर रही है। और इसी चिट्ठी में 16 लोगों का नाम है। ये प्रवासी मजदूरों की मौत का लिस्ट है। ये इसलिए झारखंड राज्य नहीं बना था। ये पीड़ादायक, हमें आप बार बार बाहरी भीतरी की बात करते हैं, ऐसी पीड़ादायक तस्वीर किसी राज्य की नहीं है। ये सिर्फ पिछले 2 महीनों की लिस्ट है। मैं तारीख पढ़ूंगा, 23 तारीख 7वां महीना 2024, 23 तारीख 7वां महीना 2024, 12 तारीख 7वां महीना 2024, 13 तारीख 7वां महीना 2024, 15 तारीख 7वां महीना 2024। तो हम मरने के लिए झारखंड पैदा नहीं हुए। 40% खनिज संपदा हम लोग हमारी जमीन से निकल कर जाता है, हम प्रवासी मजदूर बन के जाते हैं। हमारी लाश कहां से आती है? मुंबई से कर्नाटक, गुजरात, मुंबई, केरल, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, मलेशिया, गुजरात, तमिलनाडु, चेन्नई, हैदराबाद। ये चेन्नई और हैदराबाद की डेड बॉडी अभी घर नहीं पहुंची है। 4 दिन हो चुके हैं।
4 दिन हो चुके हैं, ये चेन्नई और हैदराबाद की डेड बॉडी अभी तक घर नहीं पहुंची है। मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहते कहते मेरे कंठ सूख रहे हैं, मैं भावुक हो रहा हूं। इस दिन के लिए शहीद निर्मल महतो ने कलेजे में गोली नहीं खाई थी, इन लोगों के लिए कलेजे में गोली नहीं खाई थी। इनसे हमारी कोई आपत्ति नहीं है, जो जिनका नाम इस लिस्ट में है। हमें आपत्ति सरकार से है। हमने इस लिस्ट के लिए, इस चिट्ठी के लिए हमने सरकार नहीं बनाया था। हमने इस लिस्ट के लिए झारखंड अलग नहीं किया था। हमने इसे रोकने के लिए झारखंड राज्य अलग किया था। ये 16 डेड बॉडी, ये कुछ ही महीनों का रिकॉर्ड कार्ड है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो और दर्दनाक तस्वीर सामने आएगी। पहले सरकार देख रहे हैं, कहा कल्पना मैडम जाके प्रवासी मजदूर वापसी आए हैं, उनको लेकर जश्न मना रही है। अरे वो तो जिंदा है, जो लोग मर गए हैं इनकी डेड बॉडी पहले वापस कीजिए। इनकी डेड बॉडी कैसे आएगी उस पर मंथन कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए। नाम पढ़ दे रहे हैं, शिवा महतो, नवाडी, चेन्नई में उनका देहांत हुआ है 21 तारीख 7वां महीना 2024। भुवनेश्वर सिंह, नवाडी प्रखंड, सेम प्रखंड, हैदराबाद, 24 तारीख 7वां महीना 2024। ये 2 चिट्ठी हमारे पास है। अब ये 2 चिट्ठी देखकर राजवासी तय करेंगे कि कब तक आखिर हमारे भोले वाले राजवासी इनके झांसों में ठगे जाएंगे। एक चिट्ठी जिनमें 28 नौकरियों का जिक्र है, ठीक है, 60-40 अनुपालन हुआ है, ठीक है, ये बी ग्रेड की नौकरियां हैं, लेकिन आप जो अपेन टू ऑल है उसमें आपको कुछ रास्ते तैयार करने होंगे। जैसे गुजरात और उड़ीसा में हमारे कई साथी जब इंटरव्यू के लिए गए, उनको गुजराती और उड़िया भाषा में इंटरव्यू का पेपर दिया गया, उस भाषा में उनको इंटरव्यू का लेटर दिया गया। तो ये राज्य सरकार को सोचना होगा कि आप इस चिट्ठी को कैसे इस चिट्ठी को और इस चिट्ठी को कैसे आप सुधार करते हैं। ये नहीं होगा। इस चिट्ठी के लिए, इस पेपर के लिए हमने झारखंड राज्य अलग नहीं किया था। हमने इस पेपर को समाधान करने के लिए झारखंड राज्य अलग किया था कि 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य आज 2 महीनों में 16 प्रवासी मजदूर, उनका मृतक शरीर इस वतन में, इस प्रांत में वापस आता है। ये दुर्भाग्य का विषय है। तो इसलिए आज के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य स्पष्ट है कि जो विधानसभा का सत्र जाएगा, 81 के 81 विधायकों को यही संदेश होगा कि आप कैसे यहाँ के नियोजन में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, मैक्सिमम झारखंड के लोग कैसे होगा, सदन में आप बैठे हैं, इस बात को आपको तय करना होगा। दूसरी बात, एक कहावत है कि अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। यदि आप अपना सुधार नहीं करेंगे तो आप लाख लोगों को बरगला लें, जब समय आता है तब आप अपने आप को आदिवासी का बेटा कह के बच जाते हैं। लेकिन इस लिस्ट में आदिवासियों का भी नाम है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना याद, कहानी आप पढ़े होंगे, एक वेद की कहानी है जो जड़ी बूटियों से इलाज करता था। एक दिन एक महिला अपने बच्चे को लेकर उस वैद्य के पास गई और वैद्य से कहा कि मेरा बेटा का तबीयत खराब है, इसका इलाज कीजिए। तो वैद्य ने कहा 2 दिन के बाद आइए। जब 2 दिन के बाद महिला अपने बेटे को लेकर वैद्य के पास गई तो वैद्य ने कहा कि इसे कहिए गुड़ ना खाए। तो वो महिला बहुत नाराज हो गई कि ये 2 दिन पहले भी ये बात बता सकते थे। तो वैद्य ने कहा कि आपके जाने के बाद मैंने पहले गुड़ खाना बंद किया। तो ठीक मुख्यमंत्री को कहना चाहेंगे, आप आदिवासी अगर हितैषी हैं तो पहले नेमरा गोला के अलावा जहां जहां आपका जमीन है आदिवासियों को वापस कर दीजिए, तभी आपको आदिवासी हितैषी कहेंगे। आप धन बोकारो में रखेंगे 1 एकड़ जमीन, आप दुमका में रखेंगे, आप रांची में रखेंगे, बिल्कुल। अगर आप सच में आदिवासी हितैषी हैं तो पेपर के पन्नों में नहीं और आपके भाषणों में नहीं, आप आज से ये मुहिम शुरू कीजिए। क्योंकि अगर नेता बदलाव नहीं करेंगे, अगर नेता नहीं बदलेंगे तो ये राज्य नहीं बदलेगा। तो इसलिए उनसे हम पहले आह्वान करते हैं। और बाकी तो हम लोग विधानसभा के लिए तैयारी कर चुके हैं। विधानसभा में हमारी पुरजोर उपस्थिति होगी और उम्मीद करते हैं कि इस बार का विधानसभा का चुनाव उस उद्देश्य के साथ लड़ा जाएगा जिस उद्देश्य के साथ इस झारखंड राज्य को अलग किया गया था। और उसके लिए तमाम राज्य से हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है, पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है, तमाम वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। अब एकेडमिक बौद्धिक लोग भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि इस राज्य की बेहतरी के लिए एक बेहतर कार्य करके जाए। जी, झारखंड के लोग बहुत सरल होते हैं। मैं उदाहरण दे रहा था, मैंने कहा कि उनसे हमारी कोई बैर नहीं है, हमें उस सिस्टम से आपत्ति है कि आप हमारी बॉडियां प्रदेशों से वापस आएंगी और हमारे हिस्से की नौकरियों का किसी और को बांटेंगे, इसके लिए हमें आपत्ति है। जयराम जी, आपके केंद्रीय पदाधिकारी 5-5 लाख रुपए लेकर टिकट पार्टी का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप प्रमाण देंगे तो अगले दिन उनको सस्पेंड कर देंगे। जी, मैंने आपसे सवाल किया है, आप बताइए उसके बारे में। देखिए, इसके लिए हम लोग भी सुने हैं, ये चर्चाएं हम तक आई हैं और ऐसी चीजों से आप इनकार भी नहीं कर सकते, इनमें सत्यता है। हम लोग भी इस पर लगातार इंटरनली जांच कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग सामने आएंगे और अगर प्रमाण हो जाएगा तो उनको हम लोग अपने संगठन से बाहर करेंगे। आपको विदेशों से भी फंड आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, हम आप जब बोलेगा हम सर्जरी कर देंगे। अगर अभी समय दीजिएगा तो मेरा फोन पे सामने विदेश से आए हैं, 1 रुपए से लेकर 10,000 20,000 तक आए हैं। वो प्रवासी मजदूर जो दुबई, कुवैत, मलेशिया में रहते हैं। आप चाहे तो मेरा फोन ले लें, हम आपको पासवर्ड भी दे देते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे इस विधानसभा में? देखिए, हम लोग मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार हम लोग कहते 55, लेकिन जब हम लोग पलामू प्रमंडल का दौरा किए तो वहां भी 2-3 सीटें ऐसे दिखी जहां हम लोग को आसार दिखे। तो लिहाजा हम लोग की जैसे जैसे समय बीतेगा हमारी सीटों की संख्या बढ़ेगी।
क्या बीजेपी ने 7 से 8 सीटें आपको ऑफर की हैं या फिर 2 विधायकों को मंत्री बनाने का ऑफर? देखिए, सबसे पहली बात, हमने तो ये नहीं कहा था बीजेपी, हमने तो अपने भाषण में स्पष्ट कहा था कि हाँ ये सत्य है। ये तो हमने कई बार कहा है कि हाँ ऑफर था, लोकसभा में भी था। लेकिन संगठन महामंत्री जो है वो सिर्फ जो है वो भाजपा में ही है। अच्छा ठीक है, हम इस बार महासचिव, संगठन महामंत्री पब्लिक महासचिव, संगठन महामंत्री का जिक्र किया देखिए, था हम लोग और भी वो सिर्फ मनुष्य भाजपा हैं, में हम भी है। मनुष्य हैं, कुछ शब्दों में त्रुटियां हो जाती है। जैसे अभी बातों ही बातों में हमारे आदरणीय बड़े भाई ने सजेस्ट किया कि हमें उनका अगली बार से हम कोशिश करें उनके राज्य के बारे में बताइए, उनके नाम को हम गोपनीय रखेंगे। हम लोग चलते चलते सीख लेते हैं, तो लिहाजा महामंत्री पब्लिक महासचिव। अच्छा, सीधा जवाब आप नियंत्रण देने की बात कही जा रही थी, ये स्वागत योग्य है, क्योंकि देखिए दिल्ली में बैठे लोग नहीं समझ पाते हैं राज्य की समस्या को, और ये मनमानी होती है दिल्ली में बैठे। लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो इसका स्वागत है। हम चाहेंगे इस बिल्कुल और बेहतर से बेहतर ऐतिहासिक फैसले आए। हम तो चाहेंगे कि धीरे धीरे अगर आप इस देश को इस देश की इकोनॉमी को एक आम व्यक्ति तक लेकर जाना चाहते हैं तो बकायदा खनिजों पे उनकी मालिकियत का ही अधिकार दे दे। इधर आप कल दिल्ली भी गए थे। जी हमारे जो बड़ी उपाध्यक्ष महोदय हैं वो अस्वस्थ हैं, हम लोग रांची मिलने आए थे, पता चला वो दिल्ली चले गए, हम लोग भी चले गए, लेकिन काफी कॉन्फिडेंशियल उनका इलाज चल रहा है, नहीं मिल पाए। तो हम पहले दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे वो जहाँ है जिस हाल में है मजबूत रहे और स्वस्थ होकर जल्दी वापस आए। तो क्या उनको अभी विधानसभा चुनाव में लिस्ट से उतारेंगे? देखिए, ये तो हमारे यहाँ संगठन का फीडबैक तय करेगा, ये जनता का भी फीडबैक जो सर्वे टीम करने जाएगी वो तय करेगी, स्क्रीनिंग कमेटी के पास जो रिपोर्ट पहुंचेगी वो तय करेगी, संसदीय बोर्ड तक जो आएगी वहां तय होगी। इस बार थोपे हुए लीडर नहीं दिए जाएंगे, और ना ही केंद्र अध्यक्ष जिनसे उनकी मित्रता है, गहरी मित्रता है, और कोई उनके फेवरेट हैं उनको हम मैदान में उतार देंगे, ऐसा भी भूल हम लोग नहीं करेंगे। अभी तक तय नहीं है कि नहीं, अभी कहीं किसी का तय नहीं हुआ है, मेरा खुद का तय नहीं हुआ है कि हम लोग कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हम संपर्क में नहीं है, वे लोग हमसे संपर्क में थे और फिलहाल कुछ दिनों से कटे हैं। तो वाया किसी के संपर्क में थे या डायरेक्ट आपसे बातचीत? नहीं, वाया संपर्क में थे, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं। थर्ड मोर्चा में क्या सरयू राय की संभावना बनती है? नहीं, सरयू जी से हमारी कोई बात नहीं हुई, ना कोई बात। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर वो नेतृत्व स्वीकार करते हैं, आपका एक शर्त था कि आपका नेतृत्व स्वीकार करें, अगर सरयू राय अगर आपका नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं तो क्या थर्ड मोर्चे में उनकी संभावना बनती है? देखिए, वो काफी आयु में हमसे वृद्ध है, तो हम चाहेंगे कि वो जहाँ बेहतर हैं, और हम लोग लगता है कि शायद उस तरह से हमारे जो युवा हैं पता नहीं उनके साथ फिट बैठेंगे कि नहीं, तो उस पर कभी बातचीत हुई नहीं है और हम लोग उस पर बातचीत भी नहीं किए हैं। हम लोग अपने स्तर से अपने आप को बेहतर कैसे करें इस पर काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में क्या किसी पार्टी के साथ आप गठबंधन करेंगे? नहीं, हम लोग चुनाव प्रेस लड़ेंगे और बिल्कुल अपने सिद्धांतों के साथ लड़ेंगे। मतलब ये तय है कि आप नहीं किसी से गठबंधन करेंगे? जी भैया, संजय भैया है क्या? अधिक नहीं रहे जी भैया, ये पूरी तरह तय है कि हम लोग चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगे। सटे हुए राज्य हैं, सटे हुए देश हैं, उनसे आए हैं आबादी, और हमें लगता है कि हमें उस विषय पर गंभीर होकर चिंतन मंथन करना भी चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सीमा है, सबका अपना अपना क्षेत्र है, अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में सबका निवास है, तो इस बात का ध्यान होना ही चाहिए। देखिए, इस बात के लिए इसलिए मैं कहना चाहूंगा क्योंकि लोग भी इस बात को कहते हैं कि मान के चलिए कि भारत एक संवैधानिक देश है, कोई आता है, रहता है, बसता है, लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर कोई आके यहाँ बसता है और उसके बसने से अगर हमारी जो आबादी है उस पर अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े तो स्वीकार कीजिए, लेकिन अगर उस पर अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उनकी भाषा, संस्कृति, परंपरा उनके, तो मुझे लगता है वहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र होना चाहिए। जयराम महतो युवाओं का नेता रहा है, स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के आगे बढ़ता रहा है, 32, 34, 36 भी करता रहा है। अब जो भाजपा के साथ जो संबंध गहरे होते जा रहे हैं, ऐसे में किसने कहा गहरे होते जा रहे हैं? अगर भाजपा से मेरे संबंध गहरे रहते तो आप जयराम महतो से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे होते हैं, भाजपा के सांसद से कर रहे होते हैं। बाजार में तो खबरें इसी तरह, बाजार में बहुत सारी खबरें रहेंगी। बाजार का काम ही होता है चाय की दुकान में पान की गुमटियों में बैठना और इसी प्रकार की अटकलें लगाए जाना। अगर ऐसा संबंध मेरा गहरा होता तो दिल्ली में हमारा पहरा होता। आज आपके बीच बैठे। कुर्मियों का वर्षों से एक मांग रहा है कि उसे आदिवासी में शामिल किया जाए, इस डिमांड पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने स्पष्ट कहा है कि सबसे पहले अगर आप कुर्मियों की मांग को समझना है तो इतिहास को समझना होगा। आज अगर सबसे पहली बात है कि
आज दुर्भाग्य का विषय है कि कुर्मी और एसटी इसको वर्सेस बना दिया जाता है, जबकि आप सभी जानते हैं कि अगर इस राज्य को अलग करने में पहला अगर जो कौम किसी का नाम होता है तो कुर्मी और एसटी का आता है। निर्मल महतो की वो गोली, उसकी आवाज, उसकी गूंज, उनके शरीर से बहता हुआ खून धरती पर टपकने के बाद वो सुगंध आज तक शांत नहीं हुई है, जिस शख्स के कारण ये झारखंड राज्य अलग हुआ, आजाद हुआ। तो आज ये भ्रम की स्थिति यह कहते बता दी जाती है कि रिजर्वेशन। सबसे पहली बात आपको जानना होगा, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली और लॉजिकली कहता हूँ, 1907 में टाटा की स्थापना होती है। बहुत भारी संख्या में जमीनों का अधिग्रहण होता है। उस जमीन अधिग्रहण में मैक्सिमम जमीनें कुर्मियों की होती है। उसके बाद अंग्रेज जैसे भी थे, अच्छे थे, बुरे थे, जो कहिए, लेकिन कुछ उनमें था बेहतर गुण। उन्होंने देखा कि अगर ऐसा चलता रहा तो ये गरीब भोले भाले लोग की जमीन लोग लूट लेंगे। फिर वो 1908 में सीएमटी को प्रभावी रूप से लागू कर देते हैं और उसके बाद 1950 तक कुर्मियों की जमीन कोई नहीं लेता है। 1908 में जैसे सीएमटी लागू होता है, 1907 में एकदम बड़ी बेरहमी से टाटा जमीन लेती है। 1908 में सीएमटी लागू होता है, 1950 तक कोई नहीं लेता है। लेकिन फिर यही बात खलने लगती है उद्योगपतियों की कि अगर किसी का जमीन आपको लेना है तो उसको शेड्यूल से हटाना होगा, उसको नॉन शेड्यूल करना होगा, अनशेड्यूल करना होगा, तभी जमीन लेने में सुविधा होगी। और 1950 में शायद दिसंबर का महीना या सितंबर का महीना उन्हें विदाउट नोटिफिकेशन के जैसे ही बाहर किया जाता है, 1951 में लगभग 50 कुर्मी गांव विस्थापित कर दिए जाते हैं एक झटके में। नाम होता है सिंदरी, जिसको आज हर्ल के नाम से आप जानते हैं। दौर शुरू हो जाता है, दौर का नाम आप बोकारो पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप चांडिल डैम पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप कोनार्क डैम पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप तमाम कोलियरी पहुंच जाते हैं। और आज भी अगर आप विस्थापन को जानना चाहते हैं तो अब आप बिना कुर्मी को जाने विस्थापन को नहीं जान सकते। 1907, 1908, 1950 नोटिफिकेशन आउट होना, 1951 से सिंदरी प्लांट से ही तमाम एचईसी के भी अध्ययन कीजिएगा, कुर्मियों की जमीनें बहुत मात्रा में मिलेंगी। यानी एक बहुत बड़ी साजिश थी इनको शेड्यूल से हटाने की। अब देखिए विवाद ये होता है कि ये कौम अगर यहाँ एंट्री करती है तो इससे आदिवासी जो कौम अभी यहाँ है, अच्छा उसके बाद लोग तर्क देते हैं पहले 32 थे अब 36 हो गए, बाकी जो 4 रहे किन्हीं ने अपोज नहीं किया, लेकिन इनको लगता है कि नहीं, एक थोड़ा सा आबादी में ज्यादा है। तो मैंने बार बार कहा कि एक रास्ता तैयार कीजिए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पशु पक्षियों का अधिकार है। आज जंगली हाथी लगातार 10 घरों का हमारा रोज तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भारत का संविधान कहता है, भारतीय संविधान आर्टिकल 48 स्पष्ट कहता है वन्य जीव संरक्षण। तो जिस देश में जीव जंतुओं को जीने का अधिकार है, अगर ये कुर्मी कौम जो है धराशायी होने को है, आज जिसने झारखंड को बनाने के लिए अपना सर्वस्व दे दिया, आज अगर वो एक अपनी पहचान मांग रहा है तो एक विकल्प का रास्ता तैयार कीजिए कि विवाद ना हो। इसीलिए मैंने जोर दिया कि 2016 से पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था, एक नया कॉलम आया, देश ने स्वीकार किया, आप एक नया कॉलम लेकर आए, फार्मिंग ट्राइब्स, एग्रीकल्चर ट्राइब्स, कुछ भी नाम दीजिए, और एक नए कॉलम के साथ एक नया सुरक्षा उनको दीजिए, क्योंकि वो कौम खेतीहर है। आज झारखंड में पहली आबादी आदिवासियों की, दूसरी कुर्मियों की, फिर अल्पसंख्यकों की आती है। क्या आपको एक भी टॉप बिजनेसमैन का नाम है या कुर्मियों का? थोड़ा सा ह्यूमैनिटी की बात कीजिए, छोड़ दीजिए इस विवाद से, थोड़ा बाहर आते हैं, मानवता के नाते थोड़ा कुर्मियों की बात कर लीजिए। एक भी बिजनेसमैन को आप जानते हैं? रांची कहती सी कुर्मियों की जमीन में, हिडाल्को कुर्मियों की जमीन में, घाटो कुर्मियों की जमीन में, तमाम जो केरला, मोरपा, जो मांडू और रामगढ़ का कोलियर, ये सब कुर्मियों की जमीन में। क्या एक भी आप टॉप मोस्ट बिजनेस टाइकून को जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि उसका संबंध खेती से रहा है। तो वो अपने खेत को मांग रहा है, उन्हें खेत को दे दीजिए, कोई विवाद नहीं होगा। वो अपने खेतों का संरक्षण मांग रहा है। और एक बात में, किसने साजिश, किसी साजिश है? आप उसमें टीम बनाए, टीम गठन करो, साजिश से पर्दाफाश करें। सुधीर महतो डिप्टी सीएम रहते हैं, रसगुल्ला खाते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। विनोद बिहारी महतो झारखंड के पुरोधा महानायक, ट्रेन में बैठकर जाते हैं संसद भवन, उनके शरीर का रंग नीला पड़ जाता है, लेकिन कोई जांच की मांग नहीं उठती है, उनके शरीर का पोस्टमार्टम तक नहीं किया जाता। आज उनका भाई जिंदा है, उनका इंटरव्यू ले लीजिए, उनका शरीर का रंग चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था। अरे हम आज भी साजिशों के साथ ही भैया। अलग झारखंड के राज्य के समय तो जो कत्ल हुआ था वो हुआ ही था भैया। हम आज भी, इंद्रजीत महतो उसका प्रमाण है, उसका एक ही कसूर था, बेचारा कुर्मी से मिटा था। अगर वो नहीं होता तो इलाज भी होता तगड़ा और आज बहुत कम समय ठीक होके आ जाता। हालांकि हम अभी भी प्रार्थना करते हैं, आप ये प्रार्थना कीजिए वो ठीक होके आए। तो हमारे साथ भैया साजिश आज भी हो रही है। जब भी झारखंड का टॉप लीडर का मर्डर हुआ है तो याद रखिए वो कुर्मी का बेटा होता है। सांसद सुनील महतो, सेंट्रल प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड मुक्ति मोर्चा निर्मल महतो, कितने नाम गिनाए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे कौम को लेकर जो दृष्टि बनाई जा रही है, थोड़ा सा उसको पॉजिटिव बनाया जाए।
हमारी लड़ाई संरक्षण की है। आप हमारी जमीनों को, हमारी भाषा को संरक्षण कर दीजिए, कोई विवाद नहीं रहेगा। ये नौकरियों की लड़ाई नहीं है। तो जमीन के संरक्षण के लिए कुर्मी को सीएनटी में डाला नहीं, गया। सीएनटी के बावजूद अगर आपको शेड्यूल से हटा देते हैं ना तो प्रभाव कम हो जाता है। सीएनटी तो है, आदि छवि रंजन जैसे आईएएस पूरा लूट के चले जाते हैं। सीएनटी के साथ अगर शेड्यूल में होते तो आसानी नहीं होता जमीन अधिग्रहण करने का। क्योंकि हम पिपरवार गए थे, वहाँ के जो पदाधिकारी, उनसे बात हुई कि 12 गंजू परिवार का जमीन आता है, 12 को जॉब देना हो, क्योंकि इनका अलग ही कानून है। गंजू थे कि भोक्ता याद नहीं आ रहा, और जतरा वाले, टाना भगत वाले 12 आते हैं, 12 को जॉब देना होगा। क्योंकि शेड्यूल जो होता है उनका जमीन लेने में थोड़ा सा असुविधा होता है, आसानी से जमीन का हस्तांतरण नहीं होता है, तो इसीलिए 1950 में उनको साइड किया गया। एकदम लॉजिक प्रैक्टिकल, ज्यादा कोई विवाद मत कीजिए, एकदम सीधा। 1907 में टाटा का स्थापना होना, भारी संख्या में जमीन, भारी संख्या के 15,000 एकड़, और काम कर रही है मात्र 3,000 एकड़ में। 1908 में सीएनटी का लगना, 1950 तक जमीनों का ना लिया जाना, 1950 में इसको शेड्यूल से हटाया जाना, और 1951 में सेंद्रीय कारखाना तैयार हो जाना। बस सिलसिला शुरू। 1958 में, 1964 में, 1972 में, 1986 में वो सिलसिला शुरू। तो ये जो डिमांड है वो संरक्षण का है। हम लोग अगर गवर्नमेंट में आते हैं, क्योंकि भारत देश जहां आर्टिकल 48 ये कहता है जीव जंतुओं की रक्षा करना, तो हम लोग जरूर इस पर एक नया कॉलम, एक नई तरकीब लेकर आएंगे, ताकि विवाद का भी समाधान हो जाए और उनकी मांग को भी एक आजादी मिले, एक समर्थन मिले।